अवंतिका के पति का अभी नया-नया ट्रांसफ़र हुआ था इस शहर में और वो शहर की एक कॉलोनी में उन लोगों ने घर लिया था। नए घर को सेट करना और साफ-सफाई, ऊपर से कड़ाके की ठंड। अवंतिका को काम बहुत भारी पड़ रहा था। अवंतिका सारे काम निपटाकर छत पर धूप लेने जाती तो देखती कॉलोनी की सारी लेडीज़ बाहर ग्राउंड में बैठकर बातें करती हैं। ज़्यादातर लेडीज़ अपनी-अपनी बहुओं की बुराई करती थीं। सारा दिन उनमें कीड़े बीने जाते थे। अवंतिका भी खूब गौर से उन लोगों की बातें सुना करती थी और मन ही मन उन लोगों की बातों का आनंद लेती थी। अवंतिका नोट करती थी कि मिसेस शर्मा उन लोगों की बातों के विपरीत बोलती थीं और उन लोगों को डांट देती थीं। क्या तुम लोग भी अपनी-अपनी बहुओं के पीछे पड़ गई हो? अगर तुम अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखो, उन्हें बेटी समझो, तो कोई झगड़ा नहीं होगा और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। मैं तो अपनी बहू को बेटी समझूंगी। इस पर जानकी आंटी तपाक से बोलीं कि तुम्हारे बेटे की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए इतना बोल रही हो। जिस दिन बहू आएगी तब देखेंगे तुम्हें। इस बात पर सब जानकी आंटी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। सविता आंटी तो कहती हैं, जानकी बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। देख लेंगे तुम लोगों को भी, मुंह बनाकर सविता आंटी कहती हैं। मुझे बहुत अजीब सा धक्का लगा कि एक औरत जो इतनी अच्छी बात कर रही है, सब उनकी हौसला अफजाई करने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मगर मुझे शर्मा आंटी की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। मेरी शादी हुई तो सास तो थी ही नहीं, काश शर्मा आंटी जैसी मेरी सास होती। एक दिन मैं भी उन लोगों के ग्रुप में चली गई। क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ? मैं मूंगफली लेकर गई थी। हम यहाँ सामने वाले घर में कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हैं। आप लोगों को रोज़ बातें करते देख सोचा आज मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊँ। पूरा दिन ऐसे ही खाली निकल जाता है। जानकी आंटी बोली, हाँ बेटा बैठो और रोज़ आ जाया करो। मैं वहाँ बैठ गई। सबने अपना अपना परिचय दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर विमला आंटी बोली, मेरी बहू को 1 महीना हो गया मगर अभी तक मायके से नहीं आई। अम्मा बीमार है तो इसका मतलब ससुराल को भूल जाएंगी महारानी। मिसेस शर्मा इस पर बोली, हाँ आपकी बहू का कोई भाई नहीं है, कोई देख रेख वाला नहीं है, इसलिए नहीं आई है। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता? विमला आंटी मुंह बनाकर रह गईं। मन ही मन शर्मा आंटी की इज्जत मेरे लिए बढ़ती ही जा रही थी। मैं उन लोगों में नई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद मैंने पास के ही स्कूल में जॉब कर ली। अब उन लोगों के साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिलता था। रविवार के दिन सारे काम निपटाती, मगर जब छत पर जाती तो उन लोगों की बातें सुन लेती। वही अपनी बहुओं को बुरा कहना और शर्मा आंटी का उनको समझाना। कुछ दिन के बाद शर्मा आंटी मेरे घर आईं और अपने बेटे की शादी का कार्ड लाईं। शादी बहुत धूमधाम से हुई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि कितनी भाग्यशाली है ये लड़की, जिसे शर्मा आंटी जैसी सास मिल रही हैं। धीरे-धीरे वक्त बीतता गया। शर्मा आंटी अपनी बहू की तारीफ और बहू अपनी सास की तारीफ करते नहीं थकते थे। वक्त गुजरता गया। अब धीरे-धीरे शर्मा आंटी के घर से भी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। एक दिन तो हद हो गई। बहुत ज़ोर-ज़ोर से लड़ने की आवाज़ों के साथ बर्तन फेंकने की आवाज़ें आ रही थीं। सब लोग शर्मा आंटी के दरवाजे पर गए। शर्मा आंटी की बहू घर से कहीं जाने को निकली। पीछे से शर्मा आंटी भी आ गईं। इस पर विमला आंटी ने तंज भरे अंदाज में कहा, क्यों शर्मा बहन जी, आपने अपनी बहू को बेटी नहीं समझा क्या? क्या बात हो गई ऐसी जो इतना शोर हो रहा है? इस पर शर्मा आंटी बोली, हाँ सही कहती थी तुम लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जब से आई है अपनी ही मनमानी करती है और अब अपनी दोस्तों के साथ शिमला घूमने जाने को कह रही है। भला शरीफ घर की औरतें ऐसे घूमती हैं? मैं मन ही मन सोच रही थी, इसमें बुराई क्या है?
आखिर घूमना ही तो चाह रही हैं। क्या अगर इसकी जगह इनकी बेटी होती तो क्या आंटी उसको मना करती? मैं मन ही मन सोच रही थी। आखिर एक इतनी अच्छी सोच रखने वाली औरत बहू के आते ही बदल जाती है। अगर शर्मा आंटी अपनी वही सोच रखती तो आज इस तरह उनके घर का औरों की तरह तमाशा नहीं बनता।